नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं सवाल आपका। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे देश के भविष्य के बारे में। जी हां, 12वीं के नतीजे आ गए हैं। तमाम राज्य अपने अपने स्तर पर एक फॉर्मूला तैयार करके उसी फॉर्मूले के आधार पर अपने छात्रों को पास कर रहे हैं। हरियाणा के रिजल्ट भी आ गए हैं। 100% छात्र पास हो गए। 10वीं में भी 100% छात्र पास हो गए थे। जितने छात्र बैठे थे सभी जिन्होंने परीक्षा दी वो सब पास हो गए हैं। ये अच्छी बात है, सभी पास हो गए हैं। लेकिन इसके बाद चिंताएं अब और बढ़ जाती हैं, क्योंकि 12वीं के नतीजे आ गए हैं। पहले ही एक साल इसमें निकल गया कोरोना महामारी के चलते, नतीजों की आस में, नतीजों के इंतजार में। अब जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है अपने करियर का चुनाव करना, क्योंकि 12वीं कक्षा के बाद ही कहीं ना कहीं करियर की एक नींव पड़ती है। 12वीं के बाद आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिलता है, कहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ की तैयारी कैसे हो, और अगर तैयारी नहीं होती है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है जहाँ से आप वही पढ़ाई कर सकें जो करियर आप चुनना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उसकी तैयारी आप कैसे कर सकें। ये तमाम सवाल हैं जो 12वीं कक्षा के बाद अक्सर छात्रों के आसपास उठ जाते हैं। रिश्तेदार पूछते हैं कि भाई 12वीं के का रिजल्ट आ गया, अब आगे क्या करोगे। तो छात्र जो है कहीं ना कहीं असमंजस में देखे जाते हैं। बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो पहले से ही अपना करियर प्लान बना करके चल रहे होते हैं और उसी के अनुसार ही अपने 11वीं और 12वीं के विषयों का चुनाव करते हैं। तो ऐसे में इन्हीं तमाम परिस्थितियों के बीच कई कई सवाल जो है छात्रों के सामने खड़े हो जाते हैं। आज उन्हीं सवालों का समाधान करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं उन सवालों की जो आज खबर फास्ट उठा रहा है। तो खबर फास्ट आज जो महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा है, क्योंकि 12वीं पास हो गए हैं छात्र, 12वीं के नतीजे आ गए हैं। अब भविष्य की आस है, करियर को लेकर क्या चुनौतियां हैं, मोटे तौर पर कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो आपके करियर के सामने खड़ी हैं। इसके अलावा 12वीं के बाद ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपके लिए सही है, आपको जिसे चुनना ही चाहिए। इसके अलावा कोरोना काल में, क्योंकि रोजगार परख होना कोई भी विषय बेहद जरूरी है, और इन परिस्थितियों में जब स्किल्ड होने की बेहद सख्त ज़रूरत हो गई है, और ऐसे समय में जब रोज़गार बेहद ज़रूरी हो गया है, तो आपकी जो पढ़ाई है, जो उच्च शिक्षा है, वो रोज़गार परख हो, उसके लिए तमाम चीज़ें आपको देख करके चलना होगा। इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे इसी विषय पर। आप भी आपके मन में कोई सवाल हो अपने बच्चों के लिए या अपने खुद के लिए, आप कोई सवाल पूछना चाहते हो तो वो भी इस कार्यक्रम में आप पूछ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फ़ोन करें और अपना सवाल रखें, अपनी राय रखें। अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जो आप 12वीं के पास जिन छात्रों ने की है उनके लिए आप बताना चाहते हैं, कोई ऐसी जानकारी, कोई ऐसी सूचना जो आप देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के जरिए, वो भी आप दे सकते हैं। कोई बात आप शेयर करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। और कोई सवाल आपके मन में अगर उभर रहा है तो वो सवाल आप पूछ सकते हैं अपने करियर को लेकर, अपने बच्चों के करियर को लेकर, अपने भाई बहन के करियर को लेकर। क्योंकि 12वीं कक्षा के नतीजे आना और उसके बाद की परिस्थितियां बनना, ये अपने आप में एक बड़ा संशय भरा माहौल रहता है, और ऐसा समय रहता है जब आपको तय करना है कि आपको कहां जाना है, और आपका एक कदम जो है वो सही या गलत हो सकता है, या बहुत गलत या बहुत सही भी हो सकता है। तो वो सही कदम आपका सही दिशा में ही पड़े, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इन्हीं तमाम विषयों पर आज सवाल आपका में हम बात करेंगे इस खास कार्यक्रम में। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे जो आपके सवालों का जवाब देंगे। चलिए सबसे पहले मैं तारुफ करा देता हूं, डॉक्टर वेद प्रकाश शोरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। छात्रों से जुड़े रहते हैं और बेहद संजीदगी से अपनी बात को रखते हैं, छात्रों के साथ बात करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर ए राम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, बेहतरीन शिक्षाविद और लगातार शिक्षा को लेकर काम करते हैं। आप दोनों ही का स्वागत है। डॉक्टर साहब, पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। वेद प्रकाश जी, एक चीज आप हमें बताइए, क्योंकि देखिए 12वीं कक्षा को लेकर मैं अपने खुद से रिलेट करके उन चीज़ों को देखूं और उस सवाल में उसी रिलेट कर करके आपसे पूछूं, तो 12वीं कक्षा पास कर लेना, उसके नतीजे आ जाना, इसके बाद अगले कदम तक बढ़ना, ये जो बीच का समय है ये बहुत ज्यादा संशय भरा होता है। और हमने देखा है बहुत कुछ एक छात्र ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप जो हैं या भाई, बड़े भाई बहन जो वो शिक्षा को लेकर जागरूक होते हैं और उन्हें सही राह पहले ही दिखा देते हैं कि आपको यहाँ जाना है, वो तय करके उनके लिए रखा होता है। लेकिन ज्यादातर छात्रों के सामने ये समय बड़ा संशय भरा है। तो हम चाहते हैं कि आज उस संशय को आप तोड़ें और ये भी बताएं कि कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो इस समय छात्रों के सामने खड़ी है। अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे विद्यार्थियों से जोड़ने के लिए। जी सर। मैं अगर अपने आप को इस सारी समस्या के बीच में रख के देखता हूँ
तो आज जितना तनाव में अभिभावक है, उससे कहीं ज्यादा तनाव में विद्यार्थी है। जी। क्योंकि 12वीं एक ऐसी कक्षा है, उसके बाद हम अपने करियर का निर्णय करते हैं कि किस तरफ जाना चाहिए। हम्म। आप अगर मोटे तौर पर देखेंगे तो जो अभिभावक है वो आम तौर पर जहां पर वो खुद फेल हो गया या जो काम वो खुद नहीं कर सका वही अपने बच्चे संतान से करवाना चाहता है। डॉक्टर बनने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन डॉक्टर नहीं बन सके, तो हमने ये फैसला कर रखा है गुड़िया को, बेटे को डॉक्टर तो बनाना ही है। भले ही उसमें क्षमता है या नहीं है। और यही सबसे बड़ा मुझे लगता है हमारी ये चुनौती है। माँ बाप को इस बात को समझना चाहिए कि भगवान ने हर इंसान को अलग तरह का दिमाग दिया है, अलग तरह की क्षमता दी है, अलग तरह की स्किल है, अलग तरह की सोच है। ऐसे में हम बच्चों को अगर और ज्यादा तनाव में लाकर ये फोर्स करें कि भाई आपको डॉक्टर बनना ही है, तो उसके लिए और ज्यादा खतरनाक हालत हो जाती है। मैं इस तरह का उदाहरण एक छोटा सा देना चाहूंगा। मान लीजिए आप कहीं सीढ़ियों पे, पौड़ियों पे चढ़ना चाहते हैं और आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो क्षमता है, वो 10वीं पैड़ी तक पहुंचने की है। हाँ। तो वो जो पैड़ी है उसके ऊपर सिर्फ 15 लोग खड़े हो सकते हैं और नीचे आपके पास 200 लोगों की भीड़ है जो सारे के सारे सक्षम है और वो उस पैड़ी तक पहुंच सकते हैं। और हमने सीटी बजाई और सारों ने दौड़ शुरू की। क्योंकि उनमें से पैड़ी के ऊपर तो खड़े होने के लिए 15 लोगों की ही जगह है, तो खड़े तो 15 ही होंगे। बिल्कुल। लेकिन बाकी जो लोग धकेले जाएंगे, जो पीछे रह जाएंगे आपाधापी में, उनको कितना तनाव होगा, कितनी परेशानी होगी। तकरीबन वही स्थिति आज हमारे विद्यार्थियों की। वो निपुण है, क्षमता है, वो बुद्धिमान भी है, मेहनती भी है, सब कुछ है, लेकिन जो एक संख्या है हमारी मेडिकल कॉलेज में, IITs में, उस संख्या के बैरियर को हम नहीं तोड़ सकते। उतने ही विद्यार्थी हमने लेने हैं, तो ऐसे में फ्रस्ट्रेशन का लेवल हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अभिभावकों को इस बारे में बहुत अच्छी तरह से सोचना चाहिए। हमारे बेटे में, हमारी बेटी में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे यहाँ सीटों की संख्या है, वो एक लिमिटेड है। और उसमें हम अगर बच्चे को धकेलते हैं, उसके लिए हम 2-2 साल कोचिंग करवा देते हैं, बहुत सारा पैसा लगा देते हैं, घर में हमने सभी रिश्तेदारों का आना जाना बंद करवा रखा है, और भी सारी सुविधाएं जो हम दे सकते थे वो दे रखी हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर हमारा बेटा, हमारी बेटी एडमिशन नहीं हो पाता है, तो आप सोच सकते हैं कितने ही आप देखोगे महीने 1.5 महीने में आपको ऐसे खबरें मिलती हैं कि आत्महत्या कर ली, घर में तनाव हो गया। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये अभिभावकों की है कि उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमारा बेटा, हमारी बेटी किस फील्ड में, किस क्षेत्र में ज्यादा अच्छा कर सकता है, बजाय इसके कि जिसमें हम फेल हो गए थे या जो हमारी इच्छा है उसको अपने बेटा बेटी पर ना थोपने की बजाय। ये सबसे बड़ी जाती है। और इस बार तो कोरोना काल ने हद ही कर दी है। हमारे विद्यार्थी इतनी मेहनत करते करते, जो जितना मेहनती था उतनी ही ज्यादा उसके साथ जाती हुई है। जो पकड़ टाइप के थे, जिन्हें कोई ज्यादा परवाह नहीं है करियर की, वो मस्ती करते रहे। और अब हमने सबको बराबर के प्लेटफॉर्म पे लाकर खड़ा कर दिया है। तो ऐसे में हमारा और भी ज्यादा फर्ज बन जाता है कि हम अपने विद्यार्थियों को बड़े बिल्कुल सर, आपने एक एग्जाम्पल के जरिए लगभग पूरे तरीके से ही इस परिस्थिति को समझा दिया, और हमारे दर्शक भी मुझे लगता है कि इस परिस्थिति को समझ गए होंगे, और वो माँ बाप, वो माता पिता, वो पेरेंट्स इस चीज़ को ज़रूर समझ गए होंगे। शायद मैसेज आपका मिल भी गया होगा, उसे इम्प्लीमेंट करने की बारी उनकी है। एक सवाल यहाँ से उभरता है आपकी इसी बात से, उस पर मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर ए राम पांडे हमारे साथ हैं, वो भी अपनी बात रखें और बताएं कि किस तरीके की चुनौतियाँ वो देखते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए, जो अभी वेद प्रकाश जी कह रहे थे कि ये चुनौती तो निश्चित तौर पर है कि हमारे पास सीटें सीमित हैं और बच्चे अब हो गए 100% पास। हम देख रहे हैं हरियाणा में नतीजा आए तो 100 के 100% बच्चे जो बैठे थे परीक्षा में वो सब पास हो गए हैं। तो ऐसे में अब सीटें सीमित हैं, तो वो बच्चे जाएंगे एंट्रेंस के लिए जाएंगे या फिर अपना फॉर्म भरेंगे और मेरिट सूची में नाम नहीं आएगा तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल वहाँ से भी बढ़ेगा। तो बहुत सारी परिस्थितियाँ आगे आने वाले समय में हम देखते हैं। लेकिन मौजूदा जो परिस्थिति है, जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था कि 12वीं के नतीजे और आगे उच्च शिक्षा में जाने के दौरान, उसके एडमिशन से पहले के इस बीच का जो दौर है, यह कितना महत्वपूर्ण और कितना चुनौतियों से भरा। अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी सर, शुक्रिया। आपने बहुत मौजूद सवाल उठाया है और वेद प्रकाश साहब ने सही उस पर चोट किया है कि 12वीं के एग्जाम होने के पहले ही
स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स सोचना शुरू कर देते हैं कि उनको किस दिशा में जाना है। हाँ। और जब तक उनका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक वो क्लियर नहीं कर पाते कि आखिर में जाना किधर है। लेकिन इस समस्या का समाधान नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020 एनईपी 2020 जी। इसने बहुत हद तक कर दिया है। हाँ। अब अगर मैं उदाहरण के तौर पर लूं, हाँ। तो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट फार्मेसी के कोर्स पढ़ने लगा है, पढ़ सकता है। कई यूनिवर्सिटीज ने इसको कई कदम आगे बढ़ा दिए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लीड रोल लिया है, कई सारे स्टेट ने काम किया है, लेकिन यूपी की गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने डिजाइन कर दिया है और अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है कि इस तरीके से कोर्स में जो सीबीसीएस है उसको ऑफर किया जाएगा। हाँ। अच्छा, हाँ, तो ये जो समस्या थी कि अगर हम जी 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 सर, बताइए। ये जो समस्या थी कि अगर हम इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया और हम फोटोग्राफी का शौक रखते हैं तो वो नहीं कर सकते, ये तो खत्म हो गया है। ठीक है। और काफी यूनिवर्सिटीज ने फॉलो कर लिया है, कुछ यूनिवर्सिटीज बाकी हैं जो एक आध साल में कर लेंगी। तो ये तो समस्या काफी हद तक कम हो गई है। ये पॉइंट सीबीसीएस के नहीं पूरी तरीके से फॉलो किया है, तो कुछ हद तक सीबीसीएस फॉलो कर लिया गया है, जिससे एक तो ये समस्या दूर हो गई है। अब बात आती है कि आपने सवाल किया था कि जो स्टूडेंट हैं उनके माता पिता हैं वो कौन सा चूज करें। तो और उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है जी। ये अभी इसका जो मिसकॉन्सेप्शन है कि कोई आईआईटी और आईआईएम और देश के जो बहुत प्रतिष्ठित संस्थान हैं उनसे निकलने वाले लोग ही अपनी ऊंचाइयों पर अपने मंजिल को पहुंचते हैं, ये अब पूरी तरीके से सही नहीं रह गया है। ठीक बात है। कई सारे जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और मुझे लगता है कि सबको अकोमोडेट करने के लिए हमारे पास सीटें हैं। कई सारी छोटे प्राइवेट इंस्टीट्यूट बंद हो गए, उनको स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं। ये अलग बात है कि उनको अपनी गुणवत्ता ठीक करने की जरूरत है। लेकिन अगर एडमिशन की मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, ये पॉइंट वेद प्रकाश जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप एक प्रिंसिपल के तौर पर भी अपने आप सेवाएं आपने एक लंबे समय तक दी हैं और छात्रों के साथ आप लगातार जुड़े रहे हैं। तो हमने देखा कि अक्सर कॉलेजेस में ये समस्या आती है कि जब मेरिट लिस्ट पे जब छात्र का नाम नहीं आता है तो काफ़ी डिप्रेशन में और फ्रस्ट्रेशन में वो आ जाता है। फिर दूसरी लिस्ट का इंतज़ार, तीसरी लिस्ट का इंतज़ार, फिर वहाँ उसके मनमाफिक कोर्स नहीं मिलता है तो फिर वो किसी ऐसे कोर्स को चुन लेता है कि जहाँ पर बस एक बार एडमिशन हो जाए कम से कम, कि मैं कुछ पढ़ाई तो आगे कर सकूँ। फिर वही फ्रस्ट्रेशन कि अब जो पढ़ना चाहता था वो पढ़ाई नहीं हो पा रही है। लेकिन हालांकि नई शिक्षा नीति में जिस बात का जिक्र अभी पांडे साहब कर रहे थे वो ठीक है कि कुछ हद तक वहाँ पर चीज़ें बेहतर करने की कोशिश ज़रूर है, लेकिन वो समय आगे आते आते चीज़ें हो सकता है ठीक हो, लेकिन मौजूदा समय की परिस्थिति और इस विषय पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, या फिर उसी तरीके से छात्र जो है काफ़ी बेचैनी और फ्रस्ट्रेशन को झेलेंगे जैसा हम अक्सर देखते आए हैं मेरिट लिस्ट लगने के या सूची लगने के समय पर। अरुण जी, ये बहुत गंभीर समस्या है और इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभिभावकों के मन में एक बात बैठ जानी चाहिए कि किसी भी विद्यार्थी के जीवन में सफलता और धन कमाना, ये दोनों चीजें पढ़ाई से तकरीबन कोई ताल्लुक नहीं रखती। और हम ये मानकर चलते हैं कि इसमें ज्यादा पैसा मिलेगा, इसमें ऊपर की कमाई है, इसमें वो है, इसमें ये है। ऐसा नहीं है। और जहां तक मेरिट में आने का सवाल है, आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल में हर बच्चे को हम किसी को क्लास टेस्ट में फर्स्ट ला देते हैं, किसी को सब्जेक्ट में टॉप करा देते हैं, कोई किसी चीज में टॉप है, और अभिभावकों के दिमाग में ये बैठा देते हैं कि हमारा बच्चा तो सबसे इंटेलिजेंट है। जबकि वास्तविकता ये नहीं होती। और जब बोर्ड का रिजल्ट आता है तो कुछ तो उसके नंबर कम आ गए। उसके बाद जो हमारा सिस्टम है ऑनलाइन एडमिशन का, उसमें दुनिया भर की कमियां हैं। कहने को तो हम ये कह देते हैं कि आप इतने कॉलेजेस में ये ऑप्शन भर सकते हैं, लेकिन जब हम उसको अपलोड करने लगते हैं, मेरे यहाँ नेकीराम गवर्नमेंट कॉलेज हमारा सबसे बढ़िया कॉलेज है रोहतक का, और इसमें मेरिट सबसे हाई जाती थी। ये समस्याएं अक्सर आती थी कि विद्यार्थियों ने जो ऑप्शन दिया है उसमें या तो जिसने अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट उसने कोई कमी छोड़ दी, या विद्यार्थी को तरीका ही पता नहीं चला और वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उसका नाम नहीं आया जबकि मेरिट उसकी ऊपर थी।
जब हमारी सेकंड मेरिट लिस्ट लग चुकी होती है उस टाइम उसे पता लगता है कि आपका तो ये जो डीएमसी थी वही अपलोड नहीं हुई। हाँ। और उसके बाद वो मेरिट लिस्ट बाहर निकल जाता है। हाँ। जो बच्चा बेचारा बीएससी करना चाहता था, जो मैथमेटिक्स की ऑनर्स करना चाहता था, हाँ। फिर वो इधर उधर छटपटाता है कि कहीं कॉमर्स में ही मिल जाए। उसके बाद जब कॉमर्स में नहीं मिल पाता तो फिर वो आर्ट्स के सब्जेक्ट लेकर चलता है। तो मुझे लगता है हमें इसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अभी पांडे साहब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे थे, ये समस्या तो हमारे यहाँ पहले भी नहीं थी। हमें कोर्सेज बहुत सारे पहले भी हैं। हाँ, ये जरूर है कि उसमें आपको सुविधा दे दी है कि किसी एक आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ आप दूसरा विषय ले सकते हैं, साइंस के साथ आप आर्ट्स का विषय ले सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसको हम सुनिश्चित तो करें। विद्यार्थी का टेंशन तो लगातार हम बढ़ाते जा रहे हैं और एडमिशन के दौरान न उसका कोई जो टोल फ्री नंबर होता है उसको कोई उठा पाता है, न ही कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन इतना बढ़िया प्रबंध कर पाता है। जबकि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के पास तो कई बार क्या होता है, उस चीज का समाधान ही नहीं होता जिसके लिए अभिभावक और विद्यार्थी वहां आकर बार बार शिकायत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो डिजिटलाइजेशन का हमने दौर शुरू कर दिया है, इसमें बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। कहने को तो हम ये कहते हैं घर बैठ के आप 10 कॉलेजेस का 12 कॉलेज का ऑप्शन दे सकते हैं, जबकि हालात ये है कि फॉर्म भरने के लिए हमें 3-3 बार धक्के खाने पड़ते हैं। उसके बाद विद्यार्थी बेचारा डॉक्यूमेंट लेके कॉलेज में आता है, फिर उसके बाद उसका वेरिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद उसको फीस का चालान भरवाना पड़ता है और उसके बाद फिर उसे रोल नंबर लेने आना पड़ता है। मुझे लगता है एक तनावग्रस्त अभिभावक और साथ साथ जो विद्यार्थी है वो इस प्रक्रिया से गुजरकर इतना दुखी हो जाता है कि उसे लगता है यार किसी भी तरह से मैं अपनी पसंद के कॉलेज के अंदर दाखिला ले लूं। तो हाँ, ये इन सारी समस्याओं की जड़ मुझे ये जो एडमिशन का जो प्रोसेस है उसको इसमें तकनीकी तौर पर हमें इतना अच्छा बनाना चाहिए ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए। कोई दिक्कत होता ना क्या है, विद्यार्थी पहले तो इतने सजग नहीं होते और जब उन्हें पता लगता है तो अंतिम तिथि से 2 दिन पहले 1 दिन पहले सारी भीड़ उमड़ पड़ती है और हमारा जो सिस्टम है सारा का सारा ओवरलोड हो जाता है और उसका चलना ही बंद हो जाता है। फिर हम डेट एक्सटेंशन का करते हैं और वो जो 15 दिन 20 दिन एडमिशन के होते हैं, मैं समझता हूँ एक प्रिंसिपल के लिए भी चुनौती होती है, स्टाफ के लिए भी चुनौती होती है और अभिभावक के लिए तो बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो जाती है। और विद्यार्थी का तो जीवन इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इससे निकले। ये मुझे लगता है इसमें महत्वपूर्ण है हमें सर, बहुत ज्यादा काम करने की बहुत जरूरत ज्यादा। है। और इसमें सर हमने ये भी देखा है कि जैसे जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं मोटे तौर पर इसे इस बात से समझा जाए कि वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। आमतौर पर हम अपने बिल्कुल भी मोबाइल नहीं है। पर बिल्कुल, और आमतौर पर सर जी इसमें हम इतना देखते हैं सर कि अरुण जी सोशल मीडिया अरुण जी आप सोच कर देखिए, हमारे पास इतना बढ़िया नेट नहीं है, गांव में सुविधा नहीं है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि 12 के 10 या 8 डॉक्यूमेंट पहले स्कैन कीजिए फिर उनको अपलोड कीजिए। वो इतने जीबी से फालतू नहीं होना चाहिए, इतने से कम नहीं होना चाहिए, उसका ये होना चाहिए, उसका वो होना चाहिए। और वो बेचारा 10-12वीं पास बच्चा उसी में उलझ कर रह जाता है और कहीं कोई टिक उल्टी सीधी लगा दी या कैफे वाले ने कुछ गलत सलत कर दिया, उसका तो मतलब लाइन से ही वो बाहर हो जाता है विद्यार्थी। और ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जिसमें या तो दुकानदार को गलती बिल्कुल, कर और देता है इस या तरीके विद्यार्थी। की बिल्कुल, और इस तरीके की खबरें आती रही हैं एडमिशन के दौरान, और हमें और हम देखेंगे आने वाले दिनों में। अब परीक्षाएं जब ये एडमिशन जब शुरू होंगे तो उसमें फिर इसी तरीके की समस्याएं रहेंगी। डॉक्टर पांडे, एक चीज आप बताएं हमें, अब इन परिस्थितियों में क्योंकि छात्र के पास अब ये समय है कि उसे अब चुनना है अपने करियर के लिए, तो आने वाले, क्योंकि नई शिक्षा नीति के बारे में भी बात हो रही है, इसके अलावा और भी आने वाले समय में बहुत सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। वैश्विक महामारी ने हमें बता दिया कि चीजें किस तरीके से बदल सकती हैं और बदली भी हैं। ऑनलाइन एजुकेशन हमने देखा कि अब घर बैठे आप अपने फ़ोन पर, टैबलेट पर, कंप्यूटर पर पढ़ रहे हैं। इसने, हालांकि इसके साथ एक सवाल ये भी खड़ा हुआ कि कितनी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन हमारी, कितने ज़्यादा संख्या है ऐसे छात्रों की जिनके पास पहली बात तो मोबाइल नहीं है, मोबाइल है तो इंटरनेट नहीं है, और इंटरनेट और मोबाइल की अगर सुविधा है तो बिजली वहाँ पर पहुँची नहीं है, फ़ोन चार्ज नहीं होता, बहुत सारी समस्याएं। हमने ये भी देखा कि एक परिवार में 3 बच्चे हैं तो एक ही फ़ोन है, तीनों बच्चे एक साथ कैसे पढ़ाई कर सकेंगे, ये भी परिस्थितियाँ हैं। हालांकि इन सब चीज़ों के बाद अब आगे अपने लिए क्या, कैसे छात्र और किन किन चीज़ों को ध्यान में रख करके चुनाव करें ताकि वो अपने करियर को बेहतर और रोजगार परक बना सके। अरुण जी, मैं नई एजुकेशन पॉलिसी की बात नहीं करूंगा, अब जी आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात करना चाहता हूं। हाँ। 2 सम्मेलन किए गए वर्ल्ड लेवल पर जी, और जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने पिछले साल इंप्लीमेंट किया, ओबी,
आउटकम बेस्ड एजुकेशन जी। चल रहा था करीब 4-5 सालों से, लेकिन उस आउटकम बेस्ड एजुकेशन को अगर हम पूरी तरीके से लागू कर पाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में, हाँ। तो हम बहुत कुछ स्टूडेंट को सपोर्ट कर पाएंगे। आप वास्तव में देखिए, ऑनलाइन जो एजुकेशन चल रहा है ये बहुत प्रभावी नहीं रह गया। ठीक है, कोरोना महामारी है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, समस्याएं बहुत हैं, हाँ। जिसकी वजह से किसी तरीके से इसको चलाया गया। हाँ। लेकिन इसके साथ ही जो मूक कोर्सेस हैं, मुझे लगता है कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। मूक कोर्सेस वो कोर्सेस हैं, जैसे मैं घर बैठे कोई भी स्टूडेंट कोई भी अपने घर पर बैठ करके हार्वर्ड के और कैम्ब्रिज के कोर्सेस कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर आप एडमिशन ले लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो कोई कम रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी ले लेते हैं आप, तो भी आपको बेहतर कंटेंट मिलने की गारंटी हो गई है। ठीक बात। भारत सरकार का जो स्वयं प्लेटफॉर्म है वो ऑटोमेटिकली हजारों की संख्या में कोर्सेज हैं जो आईआईटी और देश की बहुत चुनिंदा यूनिवर्सिटी और उनके प्रोफेसर्स बना रहे हैं। तो कंटेंट का सवाल तो अब लगभग खत्म हो गया है। हाँ। अब जो समस्या जिस पर काम करने की है, वो मुझे लगता है कि मैं उस आउटकम बेस्ड एजुकेशन समस्या के पहले हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन के उस पक्ष पर जाना चाहते हैं। हाँ, जिसमें कि जो आपने सवाल उठाया, उसमें क्या है ना कि हमारे इंजीनियरिंग में 12 और लिबरल एजुकेशन में 7 ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स बनाए गए हैं जी। आप जैसे सपोज कीजिए आप डॉक्टर हैं तो भी आपको कम्युनिकेशन की पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपको सीखनी पड़ेगी। हाँ। आपका फाइनेंस के साथ कैसे डील करते हैं वो आपको जानना पड़ेगा, आप नए वेंचर कैसे कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। हाँ। और सबसे महत्वपूर्ण, हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और उसका सॉल्यूशन सीखना पड़ेगा। ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं ठीक है कि ये पहलू जो प्रोग्राम आउटकम जिसको कहा जाता है या ग्रेजुएट एट्रीब्यूट जिसको कहा गया है, जी। इसको अगर आत्मसात यूनिवर्सिटीज कर ले, हाँ। तो आप उनको सच्चे अर्थों में एक पूर्ण इंसान बना करके यूनिवर्सिटी से निकालेंगे। फिर आपने उनको डॉक्टर नहीं बनाया ना, आप फोटोग्राफर बनाया, तो वो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि प्रॉब्लम क्या है और अपना जीवन सुखपूर्वक संतोषपूर्वक जी पाएंगे। ये बिल्कुल सर, आप जो बताना चाह रहे हैं, जो ये अल्टीमेटली एम एजुकेशन का होना ही यही चाहिए और यहीं से ही सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हमें लगता है कि चीज़ें जब आउटकम आ क्या रहा है, और हमने ये भी देखा अभी हम देखते हैं कि किसी अगर एक चपरासी की पोस्ट के लिए अगर वैकेंसी निकल जाती है तो सर पीएचडी होल्डर्स जो है वहाँ जाकर लाइन में लग जाते हैं, फॉर्म भर लेते हैं, और इतनी बड़ी संख्या होती है, ऐसा नहीं कि बहुत कम लोग हैं, बड़ी संख्या में। और ये ऐसा किसी एक स्टेट में नहीं है, लगभग हर स्टेट की यही परिस्थितियां हैं कि हमने अगर पीएचडी भी अगर तैयार किए हैं, रिसर्च स्कॉलर्स अगर तैयार किए हैं, तो वो भी एक चपरासी की नौकरी के लिए लाइन में लगे हुए देखे हैं। तो इससे निपटने के लिए जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, बिल्कुल सर। इसका अरुण शर्मा जी, इसकी वजह केवल ये नहीं कि हमारे पास जॉब्स कम है। हाँ। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, उसने उसको स्किल्ड नहीं बनाया। और मैं माफी चाहता हूं जी सर, स्किल की बात बहुत ज्यादा हो गई है। हमको एक्चुअली टीचिंग में 3 प्रमुख पैरामीटर्स हैं। एक है नॉलेज जी, हमारा जो फोकस है ना अरुण शर्मा जी सर, वो केवल नॉलेज पर है। और नॉलेज में भी 6 लेवल है। पहला लेवल है रिमेम्बर करना, याद करना। तो हमारा सारा जोर जो है वो याद करने पर सिमट जाता है, जबकि उसके 6 लेवल हैं। सेकंड में आता है कॉम्प्रिहेंड करना, तीसरे में है अप्लाई करना। अब अगर किसी को ABC पता है, A फॉर एक्सीलरेटर, B फॉर ब्रेक और C फॉर क्लच, तो वो कार तो ड्राइव नहीं कर सकता। यूनिवर्सिटीज क्या कर रही हैं, वो यही कर रही हैं, वो नॉलेज दे रही हैं। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ये मुझे लगता है सही तरीके से आपने समझा दिया। डॉक्टर शुरान, मैं आपसे अब आखिर में ये जानना चाहता हूं, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर पांडे कर रहे थे,
इसी पॉइंट पर और इसी सवाल को ऐड ऑन करते हुए कि हम जब देखते हैं कि हमारे रिसर्च स्कॉलर्स, हमारे पीएचडी होल्डर्स, हमारे बड़ी बड़ी डिग्री धारक, एमफिल तक के हमारे जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो एक चपरासी के लिए हों, या हम देख रहे थे अभी एक मुर्दा घर के एक सहायक की पोस्ट निकली थी, उसके लिए वो फॉर्म भर रहे थे। तो ये सारी परिस्थितियां जो हैं सवाल उठा देती हैं, और यही मैं जानना चाहता हूं, इसी के साथ अब कंक्लूजन भी आप दे दीजिएगा कि हम किस तरीके से चीजों को आगे बेहतर करें, और छात्र को आज जो 12वीं के नतीजे लेकर हाथ में बैठे हैं, उनको किस नजर से अब आगे अपनी उच्च शिक्षा में बढ़ना चाहिए। देखिए अरुण जी, मैं तो हमें इसी बात पर जोर दूंगा कि जब भी विद्यार्थी अपने करियर का चयन करे तो उसका क्या टेम्परामेंट है, उसका एप्टीट्यूड किस बारे में है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी से सब कुछ निकलने वाला है। हाँ, कोई बच्चा पेंटिंग में अच्छा है, उसे वेब डिजाइन का आप कोर्स करवाइए। कोई बहुत ज्यादा जांच पड़ताल करता है, आप उसे जर्नलिज्म में ले जाइए। कोई बहुत ज्यादा बहस करता है, उसे आप वकील बनाइए। मुझे याद है, मेरी एक विद्यार्थी जींद गवर्नमेंट कॉलेज में होती थी, और जब मैं नेकीरा में आया तो उसने एमएससी कर ली, और एक दिन सुबह सुबह उसका फोन आता है कि सर मैं पीडब्ल्यूडी में चपरासी लगी हुई हूँ, और मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि एमएससी करने के बाद मुझे जाते ही किसी के चाय के कप धोने। मैं समझता हूँ इस उदाहरण में सब कुछ आ गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उस विद्यार्थी को बिना सोचे समझे बीएससी करवा दी गई। अगर वही विद्यार्थी हॉस्पिटैलिटी में पीएचडी करता तो किसी बहुत बड़े होटल में बहुत अच्छा काम कर सकता है। लेकिन अभिभावक उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, एमबीबीएस वो बन नहीं पाई। उसके बाद उसको मेडिकल में दाखिल कराने की बजाय बायोलॉजी के किसी सब्जेक्ट में आपने एमएससी करवा दी। फिर उसके बाद उसने नेट भी कर लिया, और वो सरकार की तरफ से या हमारे सिस्टम की तरफ से तो ऐसी कोई वैकेंसी है नहीं जहां हम उसको जॉब दे सकें। इतनी भीड़ है, आप ही बता रहे हैं, मुद्दा घर की वैकेंसी के लिए 20-20 हजार लोग लाइन में लगे हैं। तो मुझे लगता है चयन करते वक्त ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अभिभावकों को उस वक्त बहुत अच्छी तरह से देखना चाहिए कि मेरा बेटा, मेरी बेटी किस क्षेत्र में आगे निकल सकता है। बड़ी बड़ी बातें तो हम हमेशा से करते आए हैं। मुझे नहीं लगता 12वीं के विद्यार्थी को यूनिवर्सिटी की और यूजीसी की और शिक्षा पॉलिसी को पढ़ने की जरूरत है। उसे अगर रोजगार परख बनाना है तो उसे ये देखना पड़ेगा मुझे कंप्यूटर का कौन सा कोर्स करना चाहिए ताकि मैं अपनी रोजी रोटी कमा सकूं। बिल्कुल सर। या कौन से फार्मेसी में या कौन से वेटरनरी कॉलेज में मुझे या किस टूरिज्म के छोटे से डिप्लोमा से मेरा काम चल सकता है, वो ज्यादा जरूरी है। मैं सबसे बढ़िया उदाहरण जो मुझे नजर आता है वो ये संक्षेप में आर्मी में एयरमैन की और इसके एयरफोर्स वगैरह में +2 पास बच्चों की भर्ती करते हैं। तो अक्सर ऐसा होता था, हमारे यहाँ नेकीराम कॉलेज में बहुत इंटेलिजेंट बच्चे एडमिशन ले लेते थे, और जैसे ही वो आर्मी का टेस्ट देते, डिफेंस का टेस्ट देते, एयरफोर्स का, वहां उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो वो विद्यार्थी मेरे पास आते कि सर हमें गाइड करिए, हम बीएससी को छोड़ दें या इसे पूरी करके उसके बाद दोबारा ट्राई करें। मैं उन्हें अक्सर कहता था, बेटा अपने परिवार को देखिए। अगर आपके पास सहारा देने के लिए पिता भी नहीं है और माँ भी यहाँ तक आपको लेकर आई है, तो आपके लिए नौकरी बहुत जरूरी है। आप तुरंत उसे ज्वाइन करिए, और उसके बाद या तो वहाँ शिक्षा को आप आगे बढ़ा लीजिए या प्राइवेट आप बीएससी कर लीजिए। और अगर ऐसा नहीं है, आपके माँ बाप का इतनी अच्छी क्षमता है और आप अभी और पढ़ने के लायक हैं, आप इंटेलिजेंट भी हैं, तो कोई बात नहीं, ये एक सक्सेस आपको मिली है। उसके बाद आप एनडीए कीजिए और बहुत सारे अवसर आपको लाएंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण, बिल्कुल सर, ये इतना इंपॉर्टेंट बात है सर, और मुझे लगता है कि हमारे तमाम दर्शक और जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को, बहुत जरूरी है सर, सच में बहुत समय पर अगर सही निर्णय नहीं लिया तो विद्यार्थी भी पछताता रहेगा और अभिभावक को भी लगेगा। तो इसलिए मुझे लगता है ये सारी चीजें विद्यार्थी के तनाव को देखते हुए, सरकार की सुविधाओं को देखते हुए, माँ बाप के बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों ही का इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बेशकीमती राय रखने के लिए। तो तमाम हमारे दर्शक इस बात को समझें कि जो भी छात्र अब आगे जा रहा है वो केवल ये देखे कि वो क्या कर सकता है और क्या चाहता है। बच्चे के ऊपर कुछ थोपे ना, ताकि फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन के लेवल तक वो बच्चा ना जा पाए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।